दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है विजय मानकर, जो कि अंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया एपीआई के नागपुर लोकसभा कैंडिडेट हो सकते हैं। सर, हमारे चैनल से आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लास्ट लेग ऑफ द इलेक्शन चल रहा है, लास्ट फेज में चल रहा है, तो आप ये बताइए कि किस तरह की आप लोगों की रणनीति है ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स आपको वोट कर सके। देखिए, पिछले 17 दिनों से हम कंटिन्यूस प्रचार कर रहे हैं। 90% से ज्यादा नागपुर कवर कर लिया, 20 लाख लोगों से ज्यादा अप्रोच किया है, और फिर सोशल मीडिया से और जो पैम्पलेट्स हैं वो सभी चीजें बरोबर जा रही है, संवाद हो रहा है लोगों से। तो मेरा ऐसा मानना है कि भाई नागपुर के लोग जो है बदलाव चाह रहे हैं, और नागपुर के लोग एक विद्वान और सुजान लीडर को जो है वो चाह रहे हैं। तो यही हमारी मेन स्ट्रेटेजी है। और फिर नागपुर को साइंस सिटी बनाने का मैंने डिक्लेरेशन किया, क्योंकि यहाँ एजुकेशन और जॉब्स का जो इशू है वो बहुत बड़ा इशू है, और नागपुर को फुल्ली डेवलप बनाने के लिए, यहाँ के लोगों को अमीर बनाने के लिए, उनको संपन्न बनाने के लिए भी ये काम में आएगा। तो ये चीजें पसंद आ रही है। सर, हालांकि ये देखा गया है कि जो अब नागपुर मतदार संघ जो है कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें काफी हेवीवेट लोग हैं, तो ऐसे में ये भी देखा जा रहा है लोगों की तरफ से कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। तो उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, तो ये तो फेलियर है ना। मान लीजिए अगर यहाँ के जो प्रिवेलिंग सांसद है, जो शायद 4 जून के बाद ना रहे, तो वो सांसद मिनिस्टर भी थे, उनकी पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है, स्टेट गवर्नमेंट में भी उनकी पार्टी शेयरिंग में रही है, और फिर कारपोरेशन में भी उन्हीं की पार्टी की जो है वो यहाँ पर सत्ता रही है। उसके बावजूद अगर आप देखेंगे 50% नागपुर स्लम्स में है। इतनी बुरी हालत है कि आज अगर सुबह काम पे नहीं जाए तो शाम को खा नहीं सकते। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिसकी पार्टी सेंट्रल में है, स्टेट में अलायंस में है या कारपोरेशन में है, वो है। बस्तियों का विकास नहीं हुआ, अभी भी बस्तियां गंदी है, स्लम्स में है, नजूल के पट्टे नहीं दिए गए हैं। ये बहुत बड़े इश्यूज है नागपुर में, और नागपुर के लिए इन बात को समझ रहे कि केवल आप मेट्रो बना लेने से, बड़े रोड बना लेने से विकास नहीं होता। जब तक लोगों के जीवन में बदलाव नहीं आएगा वो रियल डेवलपमेंट नहीं होता। इसकी समझ डेवलप हो रही है। शिक्षा का स्तर घटते जा रहा है, और दूसरी बात, जिस तरह से लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, बेरोजगारी भी काफी बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही है। तो ऐसे में जो जमीनी स्तर पे जो आप मुद्दे उठा रहे हैं, तो किस तरह के चैलेंजेस आपको आ रहे हैं, उस बारे में बताइए। नहीं, लोग बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को। और देखिए, कारपोरेशन की स्कूल्स को बड़े पैमाने पर बंद किया गया। महाराष्ट्र में गवर्नमेंट स्कूल्स एक डेटा के हिसाब से 60,000 के ऊपर बंद हुई है। तो गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? वो तो जो है आप आरटीई में जो है आप उनको पूरे बच्चों को तो एकोमोडेट नहीं कर सकते, राइट टू एजुकेशन में जो है वो, और वो उतनी फीस एकोमोडेट यानी अफोर्ड नहीं कर सकते मान लीजिए। तो एक बहुत बड़ा जो है वो अंडरस्टैंडिंग लोगों को बिल्डअप हो गया है कि भाई हमारे डेवलपमेंट में बीजेपी जो है वो बाधा बन रही है, और यहाँ के जो मिनिस्टर है वो केवल नाम के लिए जो है वो मिनिस्टर है। दूसरा घोटाला, पॉलिटिकल जो घोटाला है, वो 825 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है, जो 6,000 करोड़ में जो इलेक्ट्रल बॉन्ड केस है, उसमें तो नितिन गडकरी जी की मिनिस्ट्री से आया है। जो 170 करोड़ रुपए डीएलएफ कमर्शियल लिमिटेड से लिया उन्होंने, 55 करोड़ जो है नवयुगा कंपनी से लिया, और 600 करोड़ रुपए मेगा इंजीनियरिंग कंपनी। ये तो इनकी मिनिस्ट्री ने कॉन्ट्रैक्ट दी और पैसा लिया पार्टी के लिए। पॉलिटिकल घोटाला मैं कहूंगा, मैं पर्सनली कुछ नहीं कह रहा हूं। तो ये फिर मिनिस्टर कैसे जो है वो एलिजिबल हो सकते हैं, तो सोचने की बात है। ये जो बड़े बड़े जो स्कैम हो रहे, इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो आ रहा है, एसबीआई ने परमिशन देके काफी चीजें रिवील हुई है, तो आप ये बताइए उसका इफेक्ट वोटर्स पे गिरेगा? बिल्कुल गिर रहा है ना, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि भाई ये पैसा आखिर तो जनता का है ना, कोई बीजेपी का नहीं है। सरकार में कॉन्ट्रैक्ट दिया और दूसरे हाथ से पैसा लिया, तो ये जनता जो है, जनता का पैसा। अभी मान लीजिए एक रोड है, अगर 5 करोड़ रुपए 1 किलोमीटर में बनना चाहिए, तो अब सीएजी की रिपोर्ट से कि भाई उसको 8 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़। आप अगर द्वारका वे देखोगे तो उसमें तो 50 करोड़ तक का इन्फ्लेटेड किया है। तो जो चीज 5 करोड़ की, उसको अगर आप 10 करोड़ करोगे, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना तक इन्फ्लेट करोगे, और फिर कंपनी को पैसा दोगे और दूसरे हाथ से पार्टी के लिए पैसा लोगे, तो ये तो पॉलिटिकल करप्शन है ना। ये बात तो जनता को समझ में आती है। तो ऐसा व्यक्ति मिनिस्टर फिर से जो है यहाँ से सांसद कैसे हो सकता है? ये सवाल तो बिल्कुल जनता के माइंड में आ गया है। और मैंने उनको ओपन चैलेंज किया था गडकरी जी को कि मैं नेशनल मीडिया पे एक बार जो है डिबेट कर लीजिए लाइव, जो 1 घंटा मेरे साथ में। उसको, मेरे आह्वान को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो नॉलेज और नीति में वो जो है वो कमजोर है, ये बात प्रूव होती है। बिल्कुल जिस तरह से वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है, नहीं, मुझे लगता है लोकतंत्र में ये नहीं होना चाहिए। देखिए, धर्म एक पर्सनल बात है, कौन किस धर्म को मानता है या नहीं मानता, ये उसकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन उसका राजनीतिकरण जब होता है वो गलत होता है, किसी भी धर्म का। मैं किसी धर्म का नाम नहीं लूंगा। डेमोक्रेसी मीन्स पीपल, डेमोक्रेसी मीन्स डेवलपमेंट। डेमोक्रेसी का और कोई मकसद नहीं। लोकतंत्र का मकसद लोगों के अधिकार और विकास करना। उसमें धर्म जैसी चीजें जो पर्सनल है उसको नहीं लाना चाहिए।
जैसे कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में है, तो उस पर आप क्या कहोगे? नहीं, इतना ग्रेव सिचुएशन नहीं है, लेकिन बीजेपी की सीटें बहुत ज्यादा आई तो तकलीफें बढ़ेंगी इंडिया में। पर एकदम रातों रात कॉन्स्टिट्यूशन समाप्त हो जाएगा या लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, इस तरह की सिचुएशन नहीं आएगी, क्योंकि उसके पीछे रीजंस है। क्योंकि जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है उसमें जुडिशरी को सेपरेट पावर है और पार्लियामेंट को संविधान को बदलने का पावर नहीं है, और जुडिशरी को संविधान के इंटरप्रिटेशन का पावर है, दैट इज कॉल्ड द जुडिशियल रिव्यू। और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने आज तक एक भी ऐसा डिसीजन नहीं दिया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकते हो। रादर जुडिशरी हरदम कही कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होने चाहिए, इसलिए रातों रात बदलाव नहीं आएगा, इतना बीजेपी को डरने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन बीजेपी अगर वन साइड ना आए तो ज्यादा अच्छा है, पर इसमें ईवीएम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने ईवीएम पर हाईकोर्ट में पिटीशन डाली और वो सक्सेसफुल हुआ है। हाईकोर्ट ने जो डायरेक्शंस दिए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और मेटी मिनिस्ट्री को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, मेरे पिटीशन पर रिप्लाई करने के लिए, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है जो बेसिकली कंप्यूटर पर अप्लाई होता है, ईवीएम इज अ कंप्यूटर, उसको अप्लाई ना करते हुए चुनाव करा रही है चुनाव आयोग। ये बड़ा सीरियस जो है एक इलीगैलिटी का इश्यू है और मेरी पिटीशन पे सक्सेसफुल डायरेक्शन दिए हैं और वो पिटीशन लंबी चलेगी अभी और उसमें से मैं रिजल्ट निकालूंगा पॉजिटिवली। जैसे कि सत्ता पक्ष दावा कर रहा है कि अब की बार 400 पार, तो काफी जो ईवीएम के थ्रू जो वोटिंग होने वाली है, तो कुछ लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं कि पीपीटी की भी काउंटिंग हो, तो वो कहाँ? नहीं, वो बिल्कुल सही है, वो दैट इज ऑल्सो वे। वो जो अभी सुप्रीम कोर्ट में एडीआर का केस चल रहा है या और भी एक दो लोग हैं उसमें इंटरव्यू हुए हैं, तो वो जो कह रहे कि स्लिप हमारे हाथ में दो और वो स्लिप को हम देख ले, एक काउंटर साइन मार ले या कोई भी अंगूठा ले ले जो भी जैसे है और एक बॉक्स में डाल ले और उसको गिना जाए, उनकी डिमांड बिल्कुल सही है। पर ये सारी चीजों में अभी लेट हुआ है क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस में है, तो ये कितना सक्सेस होगा ये तो नहीं बोले जा सकते, पर डिमांड लेजिटिमेट है उनकी जो कह रहे हैं। और जो मैं कह रहा हूं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेशन होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस होने चाहिए जो ये लॉ के तहत, वो बात सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। अगर ईवीएम से चुनाव होना है तो उसके बगैर नहीं होना चाहिए, तो ये इश्यूज है। लेकिन अब ईवीएम में जो पहले फेज में है वो तो नहीं, पर मेरी जो अभी रेट पिटीशन के बाद में जो डायरेक्शन हुए हैं, तो जो आखिरी के 4 फेज है उसमें फायदा जरूर होगा। पहले 2 फेज में तो उतना नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने जो करना था वो कर चुके हैं, पर आज जो 4 फेज है उसमें फायदा होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी 400 पार नहीं जाएगी, वो 300 के अंदर रहेगी, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। अभी मैं स्टेट वाइज एनालिसिस पूरा नहीं, क्योंकि 19 तक के मैं यहाँ हूं, फिर मैं शायद आपके एक अलग इंटरव्यू में स्टेट वाइज भी मैं एनालिसिस बता दूंगा आपको, पर बीजेपी 400 पार बिल्कुल नहीं जाएगी ईवीएम को, क्योंकि ईवीएम को मैंने पकड़ लिया, अभी उसकी लीगैलिटी को पकड़ लिया, इसलिए वो इतनी हिम्मत नहीं करेंगे ईवीएम को टैंपर करने की। सर, जैसे कि कल लोकतंत्र का महापर्व है, कल वोटिंग है, तो आप अपने जो वोटर्स है, आप भी एक कैंडिडेट हो, तो वोटर्स को आपकी क्या एक अपील होगी? नहीं, मेरी तो अपील है कि हर एक ने वोट करना चाहिए। देखो, लोकतंत्र में वोटिंग का अधिकार ही सबसे महत्वपूर्ण है और मैं ये कहूंगा कि किसी भी प्रलोभन में ना आते हुए, चाहे पैसे का प्रलोभन हो या और कोई प्रलोभन हो या फिर समुदाय का हो, धर्म का हो, इस तरह के कोई भी बहकावे या प्रलोभन में ना आते हुए नीति नेता को देखकर जो है वो वोट करना चाहिए। ये मेरी न्यूट्रल अपील सभी को है। आप सब सोचे, ये जो चीजें चलती आई ना इंडिया में, अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर डेमोक्रेसी बहुत पीछे जाएगी और डेमोक्रेसी पीछे जाएगी, उसका सबसे पहला जो परिणाम है वो आप पर पड़ेगा, आपका डेवलपमेंट, आपके अधिकार पीछे हो जाएंगे। तो आप प्लीज करके आप जिसे भी वोट करें उसकी नीति और नेता को देखिए कि किसके अंदर वो कैलिबर है। जैसे मैं क्लेम कर रहा हूं कि मेरे अंदर कैलिबर है, आज 30 साल की पढ़ाई है वर्ल्ड और इंडिया लेवल की, मेरी लाइब्रेरी पहले 3 नंबर में है, 16 बिल्स मैंने दिए पार्लियामेंट को एमपी ना होते हुए, 35 पिटिशंस किए, बगैर किसी के साथ भेदभाव किए, बगैर धर्म को देखे, सबके अधिकार के और सबके विकास के लिए ये सारा काम है। तो मेरा जैसा व्यक्ति अगर संसद में जाएगा तो केवल नागपुर के लिए ही वो अच्छा नहीं होगा, देश के लिए भी बहुत बड़ा एक स्टेप होगा। तो ऐसा मेरा क्लेम है जो मैं आपको डिक्लेयर किया है, ये 80 पॉइंट की नीति जो है वो डिक्लेयर की है, बाकी नागपुर के लिए साइंस सिटी का डिक्लेरेशन है। इनको सब चीजों को देखें और वोट करें, ऐसा मेरा पर्सनल अपील रहेगा सभी को। तो दर्शकों, ये थे नागपुर लोकसभा मतदार संघ से विजय मानकर, जो कि विजनरी लीडर है, विजनरी नेता है। उन्होंने अपनी हर तरह की पॉलिसी हमें बताई हुई और हमारे साथ एक्सक्लूसिव चर्चा की और आपने अपना समय दिया। सर, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।